वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। यूजुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में साइमल्टेनियसली पढ़ाता हूं। यहां इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनिट पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको इस यूनिट की 6 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसका कंटेंट का बाकी जो भी आएंगे वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आएंगे। तो इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम निवेश कहते हैं वो क्या है। दोनों को ऐड कर दे यानी सी और आई को ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। और अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो बेसिकली बराबर होता है नेशनल इनकम के या नेशनल आउटपुट के, तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाए तो वो स्थिति कहलाती है नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। ये मैं बता चुका हूं आपको। मैंने आपको यह भी बताया कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं और हम यहां बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, यानी कि अल्पकाल की बात हम यहां कर रहे हैं। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारे रिसोर्सेज को अगर हम यूज कर लें, वैसे तो 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, लेकिन यहां हम फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स को फुल्ली हम एम्प्लॉय कर दें, जितने भी हमारे मानव संसाधन है सबको पूर्ण रोजगार प्रदान कर दें, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो। पूर्ण रोजगार स्थिति में उत्पादन कितना हुआ उसे हम कहेंगे पोटेंशियल यानी संभावित उत्पादन, उसको हम कह देंगे। अब तक आपने देखा कि जो इक्विलिब्रियम लेवल होता था नेशनल इनकम का, उसमें हम कहते थे एग्रीगेट डिमांड यानी एडी बराबर हो जाए एएस के, और ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कहां अचीव हुआ इस बारे में हम बात नहीं करते थे, लेकिन आज की जो क्लास है हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये डायग्राम आपने देखा और अभी तक आप इसके बारे में काफी कंफर्टेबल हो चुका है इस डायग्राम को बनाने में। बेसिकली एक्स एक्सिस पे आप इनकम वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारी 45 डिग्री लाइन है यहाँ पे। उसके अलावा दिस कर्व इज एग्रीगेट डिमांड, ये समग्र मार्ग का वक्र बना दिया है यहाँ हमने। और देखते हैं कि जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन बिंदु कहलाता है ये। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है यानी जो संभावित है, जो पोटेंशियल आउटपुट है, संभावित उत्पादन है, वो कहां है अर्थव्यवस्था का। वो अर्थव्यवस्था इतना उत्पादन कर रही है, कितना उत्पादन कर रही है, और ये जो संतुलन बिंदु है ये उसके संदर्भ में कहां है। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा एरिया, यहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती थी एग्रीगेट सप्लाई से, तो दैट मींस कि इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितना कि लोगों की तरफ से डिमांड जनरेट हो रही है। तो ऐसे में फर्क आता था इन्वेंट्री पे, जिसे हम कहते हैं माल सूची कहते हैं। और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती थी तो माल सूची में कमी आती थी। राइट साइड में क्या होता था, इस पूरे एरिया में, यहां देखिए इस पूरे एरिया में, यहां देख सकते हैं आप कि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, इस पूरी रेंज में यानी ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड वाले एरिया में क्या होता था कि एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता था, तो जो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता था सेलर का वो कहां ऐड होता था, इन्वेंट्री में, माल सूची में, और इसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ जाती थी। ये अभी तक आपने पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम आया ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आया या नहीं आया। और फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पोटेंशियल आउटपुट, इकोनॉमी का आउटपुट यहां इस एक्स एक्सिस में कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि एरो लगा रखा है। लेकिन सारे रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन मान लीजिए कि ये मैक्सिमम है, इसको हम कहते हैं वाई एफ, यानी कि आउटपुट इकोनॉमी का या इनकम, और कहां, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यहां हो सकती है। अगर हम देखें इस लेवल पे इसको आगे इंक्रीज कर दें, अरे ये तो इक्विलिब्रियम तो इसके लेफ्ट साइड में रह गया। अगर इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये होता तो हम यहां देख सकते हैं, इसको इंक्रीज ऊपर तक करके देख सकते हैं, अरे वाह ये तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गया। और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है हमारा और भी कम होता, इकोनॉमी के रिसोर्सेज और भी कम होते, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट और भी कम हो जाए। तो ऐसे में आप देखिए इसको एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड करेंगे आप पाएंगे अरे ये तो इक्विलिब्रियम तो राइट साइड में रह गया। तो दैट मींस कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, और अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही इसमें पूछा जाता है कि इसको कर्टेल करने के या इसको करेक्ट करने के, इसको सही करने के लिए क्या उपाय हैं, मेजर्स क्या हैं। वह मेजर्स में इस बार थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि इस बार सिलेबस कुछ सीबीएसई ने कम किया है। वैसे इस यूनिट से कुछ कम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उस कम करने का इंपैक्ट यहां पे जरूर आएगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो में, देखते रहिए। यहां इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई नाटक तो नहीं करने वाला जिससे कि इजी हो जाए या फिर मैं कोई जोर जोर से चिल्लाने लगूं, लेकिन अब देखिए बहुत इजी होने वाला है। यहां पे आपने इस डायग्राम को देखिए, ये अभी तक आपने ऐसा डायग्राम बनाना बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे आप। एग्रीगेट डिमांड हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, इनकम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, विच इज अ कॉमन थिंग, हर बार ऐसा करते हैं। उधर अभी ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ध्यान भटक जाएगा आपका। यहां पे एग्रीगेट डिमांड और 45 डिग्री लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम है, ये भी आप अभी तक जानते हैं। सिर्फ नई चीज आई है तो वो है पोटेंशियल या फिर जिसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट कहां है, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पे उत्पादन जितना हो सकता है अर्थव्यवस्था में वो कितना है। यहां पे देखिए, मान लीजिए अगर इतना है तो इसको हम कहेंगे वाई एफ, एफ का मतलब फुल और वाई का मतलब इनकम, नेशनल इनकम, और वाई एफ अगर इतना है तो यहां इसको देखिए कि इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइए और हमने पाया अरे वाह, ये तो इक्विलिब्रियम को ही टच कर गया। ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे लाइन हम खींचते हैं तो इधर ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो यहां पे बिल्कुल सही इसने इंटरसेक्ट कर दिया इक्विलिब्रियम लेवल पे। हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है ऐसे पॉइंट पे जहां फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है और वे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बराबर है। कोई भी प्रेशर नहीं है इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाने का या प्रोडक्शन घटाने का, सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, सारे संसाधन किसमें, रोजगार की स्थिति में है। अब आते हैं हम इधर, इस स्थिति में जैसी बदलाव आता है, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमेशा यही रहेगा तो जरूरी नहीं कि जहां, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड तो बदल सकती है ना, लोगों की आय बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ा लेंगे, लोगों के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से या कोई और रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड घट भी सकती है इकोनॉमी में। अब देखिए उसका इंपैक्ट क्या है। मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में जो है वो इतना है वाई एफ, जैसे हमने यहां डिनोट किया था वैसे ही, और जब हम इसको ऊपर 90 डिग्री लाइन खींचते हैं तो हम यहां पाते हैं, राइट। तो अब आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये था इधर राइट साइड में। इस लेवल पे अगर आप देखें एग्रीगेट डिमांड तो है हमारी इतनी और एग्रीगेट सप्लाई हमारा है, यहां से देख सकते हैं वो इतना है, क्योंकि 45 डिग्री लाइन को जहां इंटरसेक्ट करे वो दिखाता है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। तो यहां सिचुएशन क्या आ रही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, बिना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए वो तो पहले मैं समझा चुका हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। दैट मीन्स कि जो इकोनॉमी में द पीपल आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, लोग ज्यादा वस्तु एवं सेवाओं की मांग कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम कहेंगे एक्सेस डिमांड है, अधिमांग है, तो ज्यादा मांग हो रही है, इतना तो उत्पादन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, और ज्यादा उत्पादन हम कर नहीं सकते क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में क्या उससे ज्यादा हम कुछ उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। और अगर हम करेंगे भी, यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की या फिर इनपुट्स, कोई और इनपुट जो भी है, अगर हम उस इनपुट को ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या होगा, उस इनपुट की कीमत बढ़ जाएगी अगर हम इनपुट्स को ज्यादा यूज करने लगेंगे। आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए सोच के देखिए, एक व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है, जब 9वें घंटे हम उससे काम कराते हैं तो उसको ओवर टाइम चार्जेस मिलते हैं, वो जो रेट है उसका 1 घंटा काम करने का, उससे ज्यादा रेट उसको ओवर टाइम चार्जेस में मिलता है। तो जितनी लेबर किसी भी कंट्री में अवेलेबल है, अगर उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनकी क्या है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज्यादा सैलरी मांगेंगे, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्राइस बढ़ गया ना, कीमतें बढ़ गई ना मानव संसाधन की। तो हम कह सकते हैं इनपुट जो है, आगतें जो है, उन आगतों की कीमत बढ़ जाएगी। तो उसका प्रभाव क्या आएगा, उसका प्रभाव आएगा कि जो वस्तु एवं सेवाएं हैं अंतिम, उनकी भी तो कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है वो इनपुट के जो कीमतों में उछाल आ रहा है उसका सीधा सा ट्रांसफर कर देता है आउटपुट की कीमतों में बढ़ा करके, तो वो तो कस्टमर से लेगा अपना जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है,
तो इससे क्या आएगा, इससे देश में आएगी महंगाई, और महंगाई को हम क्या कहते हैं, स्फीति, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसलिए इस स्थिति को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, स्फीतिकारी अंतर कहते हैं। नाउ क्लियर हो गया आपको क्यों हम ये कहते हैं, और ये है कहां, इसमें ये जो गैप है, ये जो अंतर है, ये वाला जो अंतर है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कितनी ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई इन अ फाइनेंशियल पीरियड। तो वहां से बनती है। तो अगर हिंदी में कहें कि स्फीतिकारी अंतर क्या है, कि किसी एक वित्तीय वर्ष में या किसी एक निश्चित अंतराल में जो हमारी समग्र पूर्ति है उससे समग्र मांग कितनी अधिक है, वही हमारा स्फीतिकारी अंतर है। अब इसका उल्टा उसको समझना आसान हो गया होगा बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है फुल जब हो तो उस पर आउटपुट इधर भी तो आ सकता है। वाईएफ अगर इधर आ जाए तो आप देखिए कि इसको जब हमने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम तो हमारा रह गया यहाँ पे, बाकी सब तो डायग्राम में सेम ही चल रहा है यहां से यहां तक, और कुछ अंतर नहीं मैं कर रहा हूं। अब देखिए आप एग्रीगेट डिमांड कर्व ये है, तो इसमें ये तो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई, और 45 डिग्री लाइन को ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री लाइन में और इसमें गैप है। ये गैप कैसे है कि एग्रीगेट डिमांड यहां पे कम रह गई है एग्रीगेट सप्लाई से। तो जितना उत्पादन हो रहा है इकोनॉमी में उतने की मांग नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी मांग घट जाएगी, रिसोर्सेज की मांग घटेगी तो बेरोजगारी आएगी, तो बेरोजगारी आने पे क्या होगा, ऐसे में जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें घटने लगेंगी। जब इतने सारे लोग फ्री घूम रहे हैं तो कोई सैलरी के लिए नेगोशिएट कर सकता है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। इनफैक्ट कम सैलरी पे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब इकोनॉमी में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है डिमांड से भी। तो ऐसे में क्या होगा, इनपुट के प्राइसेस भी कम होने लगेंगे तो कीमतें गिरने लगेंगी, उसको हम कहेंगे अपस्फीतिकारी अंतर। और ये थी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जिसको हम अभावी मांग कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम थी। और अपस्फीतिकारी क्यों कह रहे हैं या डिफ्लेशनरी, क्योंकि इससे डिफ्लेशन होगा, कीमतों में कमी आएगी इसके कारण। अब आपने तीनों चीज तो समझ ली, इन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स हैं वो और देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मैं कह रहा था ना कि इस बार के सिलेबस में जो डिलीशंस हैं उसका इंपैक्ट कहां है इस यूनिट पे, वो मैं बता देता हूं आपको। चलिए आपने समझ लिया कि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल जब फुल हो तो ऐसे में जो इनकम लेवल है उससे अगर ज्यादा पे या कम लेवल पे अगर इक्विलिब्रियम आए, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पे जो आय का स्तर है उससे अधिक या उससे कम स्तर पे अगर हमारा ये संतुलन स्थापित होता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, स्फीतिकारी अंतर बनता है और अपस्फीतिकारी अंतर बनता है। एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, इनको करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी रेस्ट की सिचुएशन में तभी होती है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप होगा, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी तो महंगाई बहुत ज्यादा आएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमी को। या फिर यहाँ पे कीमतें बहुत गिरेंगी, बेरोजगारी आएगी तो भी इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होती है कि दोनों ही स्थितियों से बच करके निकला जाए, और जो पहली स्थिति जो मैं अब यहाँ से मिटा चुका हूँ उस स्थिति में वापस जाने का प्रयास हर इकोनॉमी करती रहती है। तो उसके लिए उपाय क्या है, दो तरह के हैं, फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे दोनों को एक साथ समझा रहा हूं कैसे। अगर है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो हमें क्या करना है, डिमांड को कम करना है। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप ही स्थिति जो है सही हो जाएगी। अब आप देखिए कि अगर एग्रीगेट डिमांड घट करके, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, अब आप देखिए कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट जाए और घट करके इस स्तर पे आ जाए, आप देखिए यहाँ पे, तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक नया संतुलन स्थापित हो गया। और इसको हम बोल दें ए डी डैश, इसको हम बोल दें तो ए डी डैश पे आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कहां है, एग्रीगेट डिमांड को घटाने का। और ऐसे ही यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं और ऊपर की तरफ हम इसको ले जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए डी डैश हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दे तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहां आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट
लेवल पे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे घटानी है तो उसके लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए भी, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग दिशाओं में होता है। कैसे? देखिए, इन दोनों ही सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए इन नीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजकोषीय नीति जो होती है सरकार की, उसके तहत राजकोषीय उपायों का इस्तेमाल कर सकती है सरकार, और यहाँ दो उपाय होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का जो अपना व्यय होता है, जो कि एग्रीगेट डिमांड का एक हिस्सा होता है। आपने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस गवर्नमेंट प्लस एनएक्स, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया था कि गवर्नमेंट नहीं है और क्लोज इकोनॉमी में बंद अर्थव्यवस्था, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। लेकिन किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार है तो वहां ये जी वाला जो घटक है वो तो होगा वहां पे। तो ऐसे में सरकार इस पूरे को एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करने के लिए क्या कर सकती है, या तो इसको सी को प्रभावित कर दे, आई को प्रभावित कर दे, जी को प्रभावित कर दे, या एनएक्स को प्रभावित कर दे, किसी को तो प्रभावित करेगी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और हमें एग्रीगेट डिमांड को घटाना है, तो घटाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, अपने व्यय को कम कर दे। व्यय कम करेगी तो जी कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। या दूसरा उसके पास उपाय होता है कि वो टैक्स को बढ़ा दे, कर बढ़ा दे। अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगने लगे हैं। अब कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है, वे भी क्या करेंगे, कम उपभोग करेंगे, क्योंकि आय का अब एक बड़ा भाग किसमें चला गया, टैक्स की फॉर्म में चला गया। कम आय बची है तो कम उपभोग करेंगे। ऐसे ही वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इस तरीके के टैक्स लगा सकती है, उसको अफेक्ट कर दे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकती है। इसके विपरीत यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तब क्या करेगी सरकार, इसका उल्टा कर दे कि अपने खर्च को बढ़ा दे। जैसे अपना खर्च बढ़ाएगी सरकार तो जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके उलट सरकार टैक्स को कम कर सकती है। जैसे टैक्स कम करेगी, अब जितने उपभोक्ता हैं उनके पास में ज्यादा आय उपलब्ध है जो वो खर्च कर सकते हैं वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए, तो यानी सी बढ़ जाएगा। और जैसे ही सी इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। या फिर लोग देखते हैं कि जो फर्म्स हैं, जो उत्पादक हैं, अगर उनके ऊपर सरकार ने टैक्स कम कर दिया है तो वो भी अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे भविष्य में, ताकि उत्पादन ज्यादा किया जा सके। तो इस तरीके से ये दो उपाय दोनों के दोनों राजकोषीय उपाय कहलाते हैं। ऐसा ही हम मौद्रिक उपायों में भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे समझाए जाते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि मनी एंड बैंकिंग का पार्ट थे, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग में से उनको डिलीट कर दिया गया है उन टॉपिक्स को। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे अब क्या आया कि आपको उनको अलग अलग से सारों को समझाना, यहाँ पे सारों को याद करना, या किसका इम्पैक्ट कैसे होगा, इस स्थिति में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस स्थिति में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो याद करने की अब जरूरत नहीं है। यही इम्पैक्ट है वहां के डिलीशन का यहाँ पे। अब आपको सिंपली इतना समझना है कि मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मनी एंड बैंकिंग में। आप जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति को सरकार बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं, 7 तरह के टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है, जिनको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो जो 7 टूल हैं उनको छोड़ दीजिए। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि सरकार मुद्रा पूर्ति को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अब देखिए करेंगे क्या इन दोनों सिचुएशंस में। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा की पूर्ति होती है तो उससे क्या होता है, मांग उत्सर्जित होती है। मांग उत्सर्जित होने पर कीमतें बढ़ती हैं। कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी। और अगर मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो समग्र मांग भी घटेगी। तो इनमें कैसा संबंध है, इनमें सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है एग्रीगेट डिमांड में और मनी सप्लाई में। तो सरकार को करना क्या है, जब लग रहा है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उसको कम कर दो। कम करना है तो मनी सप्लाई का क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कर दो कम। और जब लग रहा है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अब बस फर्क ये है कि वो साथ तो याद नहीं करते, बस ये ध्यान रखना है कि जब मुद्रा पूर्ति को हम घटाते हैं तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शनरी, यानी प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रतिबंधात्मक, रेस्ट्रिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जा रही है। और जब इसको तो हम कहते हैं इसको लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी है, खुली, या फिर हम कह सकते हैं कि उदार मौद्रिक नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है मांग को बढ़ाने के लिए। तो ये सब इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देता है। ये पूरी यूनिट फिनिश हो गई है। इस यूनिट की टोटल 7 वीडियोस हैं। 7 वीडियोस में से कोई भी अगर आपने मिस करी है उनको सारे को सीक्वेंशियली देखते चले जाइए। इस यूनिट से रिलेटेड इतना ही कंटेंट है,
मुझे नहीं पता है कौन सी बुक आपको क्या बताती है। मेरे चैनल पे मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट हो, यूजफुल हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किसी की। ऐसा नहीं अच्छी चीज आपको पता चल गई तो अपने पास ही रखोगे सिर्फ, तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।